पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। फ्रेंड्स, आज ये एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी हैं उसके। तो आज की जो क्लास में डिस्कस करेंगे पार्ट 1। तो फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर हमारे चैनल पर आप देखोगे प्लेलिस्ट में, तो फ्रेंड्स वहाँ पे 8 क्लासेस जो हैं वो एनर्जी कंजर्वेशन की अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ पहले जाकर के उन सारी क्लासेस को देख लीजिए। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो वो आपको हमारे इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर, सिविल सेकेंड ईयर और मैकेनिकल सेकेंड ईयर के सेक्शन में मिल जाएंगी। और फ्रेंड उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो है मॉक टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मॉक टेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है सारी कि वो कब होगा और किस सब्जेक्ट का है, तो वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करिए हमारे साथ, ताकि वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएँ। तो फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टाइम से आप सारे मॉक टेस्ट 8 क्लासेस, मॉक टेस्ट और ये वन लाइनर सीरीज, तो फ्रेंड्स ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप इतना सारा कर लोगे, कवर अच्छे से इतना सारा पढ़ लोगे, तो फ्रेंड्स आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके एग्जाम जो है बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की या देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, उपयोग वर्तमान दर से बचाई गई ऊर्जा का प्रतिशत संदर्भ की तुलना में उपयोग की दर को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी एनर्जी है, ठीक है, तो जो वर्तमान दर है ऊर्जा का संदर्भ जो पूरे ईयर की जो है उससे कंपेयर अगर हम करेंगे, तुलना करेंगे, तो उस दर को कहा जाता है ऊर्जा प्रदर्शन। तो फ्रेंड्स सारे के सारे जो है वो आप एज इट इज़ याद कर लिए, ठीक है, तो वो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप एनर्जी मैनेजमेंट की बात करोगे तो वहाँ पे हमें कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, किस तरीके से आप एनर्जी को सेव कर सकते हो और उसका किस तरीके से अच्छे से और यूटिलाइजेशन हो सकता है, तो सारा का सारा कहलाता है ऊर्जा लेखा परीक्षा, मतलब एनर्जी ऑडिट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त ऊष्मा और शक्ति दोनों हीट के साथ साथ शक्ति पैदा करने के लिए एक ऊष्मा इंजन का उपयोग है। तो फ्रेंड्स को जनरेशन सिस्टम क्या करता है, ये एक टाइम पे हीट भी जनरेट कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर देता है, तो उसको बोलते हैं को जनरेशन सिस्टम। वैसे नॉर्मली क्या होता है, बॉयलर हीट जनरेट कर देते हैं, ठीक है, और जहाँ पे बिजली बनाई जाती है। बट को जनरेशन सिस्टम एक ऐसा है कि जहाँ पे दोनों की दोनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं, स्टीम भी जनरेट हो जाती है और इससे जो है फ्रेंड्स अब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बनिक पदार्थ को जलाने के बाद पैदा हुई ऊष्मा को कहते हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी आपका कार्बनिक पदार्थ उसको जला दिया है, तो उसके बाद जो ऊष्मा की जो मात्रा होती है तो उसको कहते हैं ऊर्जा अंश कैलोरी मान, ठीक है। एक कार्बनिक पदार्थ को जलाने के बाद पैदा हुई ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं ऊर्जा अंश कैलोरी मान। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र कुल व्यावसायिक ऊर्जा खपत का लगभग 45% खपत करता है, जो 230 MTOE है। तो इसका है औद्योगिक क्षेत्र के, मतलब कुल 45% जो करता है यही पूरा का पूरा कंजम्पशन कर लेता है व्यावसायिक ऊर्जा का, तो वो है औद्योगिक क्षेत्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों से सीधे निकाले गए सभी प्रकार की ऊर्जा को संदर्भित करती है। तो फ्रेंड देखिए, जो भी आपको नेचर में ऐसे ही मिल रहा है रॉ फॉर्म में, तो वह कहलाता है प्राथमिक ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा कौन कौन सा हो सकता है, देखिए फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो पेट्रोलियम निकल रहा है, सनलाइट है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी, सारी की सारी क्या है, प्राथमिक ऊर्जा है, जो कि हमें ऐसे ही अर्थ पर मिल रही है और हम उनको ऐसे ही यूज कर रहे हैं, तो वह कहलाती है प्राथमिक ऊर्जा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि पृथ्वी पर उपलब्ध ऊर्जा के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। तो फ्रेंड देखिए, जितने भी आपको एनर्जी मिल रही है तो उनके हिसाब से हम इसको कितने फॉर्म में उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला फॉर्म तो है प्राकृतिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा, मतलब प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी एनर्जी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने भी आपको बताया था कि जो अर्थ पे आपको मिल रही है ऐसे ही प्राकृतिक संसाधनों से जो हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है उसको बोलते हैं प्राइमरी ऊर्जा। इसका एग्जाम्पल होता है फॉसिल फ्यूल, जितना आप देखोगे यहाँ पे पेट्रोलियम निकल रहा है हम अर्थ में, सनलाइट है, पवन ऊर्जा है, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी है, तो सारी की सारी पार्ट ऑफ द प्राइमरी एनर्जी के ही हैं वो सारे के सारे, ठीक है। अगर सेकेंडरी एनर्जी की बात करें तो आप देखोगे सेकेंडरी एनर्जी का जो यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ है, देखिए प्राइमरी एनर्जी को सोर्स को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी एनर्जी को फॉर्म कर रहे हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या है, प्राइमरी एनर्जी। तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, कोल से और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो सारी जो बन रही हैं तो वो सारी की सारी जो हैं वो प्राइमरी का ही पार्ट्स हैं और वो सेकेंडरी में जाकर के बनती हैं।
दूसरा है फ्रेंड्स वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। फ्रेंड देखिए जो मार्केट में जो अवेलेबल है, जो बिक रही है एनर्जी, ठीक है, तो वो कहलाती है वाणिज्यिक ऊर्जा। जैसे कि आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट के हिसाब से बिक रही है, ठीक है, जो भी चीज़ें जो बिक रही है मार्केट में, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स है, इनके पर्टिकुलर एक रेट है, तो वो कहलाती है वाणिज्यिक ऊर्जा। फ्रेंड्स अगर बात करें गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, तो फ्रेंड ऐसी चीज़ें कि जो कि मार्केट में बिक नहीं रही, जैसे आपने देखा होगा जो बायो प्लांट होते हैं, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं उपले बनाने में, और क्या यूज़ करते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना, तो वो जो इस तरीके जो नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, जो मार्केट में बिक नहीं रही है, जो इंसान मतलब ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो यूज़ की जा रही हैं, एक जगह पे बन ली गाँव में और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कहलाती हैं गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, या फिर जो मार्केट में बिकती नहीं है उनको बोलते हैं गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, और जो बिकती है उनको बोलते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा। तो फ्रेंड्स अब देखिए नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा। तो फ्रेंड देखिए अक्षय ऊर्जा वो है जो कि मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता, या फिर जो खत्म होने वाली नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि सनलाइट है, ठीक है, वो डेली आ रही है, तो वो खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, ना ही उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है। ऐसा नहीं अभी सन बहुत तेज जल रहा है, 2 दिन बाद हल्का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो है कि जो खत्म नहीं होने वाला है, तो वो कहलाती है अक्षय ऊर्जा, ठीक है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा जो एक दिन खत्म हो जाएंगी, दे विल बी एंड, ठीक है, तो वो एंड हो जाएंगी, तो वो कहलाती हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे कि आप कह सकते हो फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, ठीक है, खनिज तेल, तो सारे के सारे क्या एक दिन एक लिमिट मात्रा में है हमारे यहाँ अवेलेबल, और एक दिन क्या है सारे के सारे ये खत्म हो जाएंगे, तो वो कहलाती है गैर नवीकरणीय ऊर्जा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा को कितने समूह में विभाजित किया गया है। तो बात करनी है प्राकृतिक ऊर्जा को कितने समूहों में विभाजित किया गया है। तो पहला समूह तो फ्रेंड्स यही, प्राथमिक ऊर्जा को 2 अलग अलग समूह में विभाजित किया गया है। पहला है अक्षय और दूसरा है गैर नवीकरणीय, फिर इसको हम बोल सकते थे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिन्यूएबल, इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो जैसे अक्षय के जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्या है, सौर है, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वार, बायोमास आदि। गैर नवीकरणीय के एग्जाम्पल है जीवाश्म ईंधन, कच्चा तेल तथा उसके उत्पाद, कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु आदि। तो ये सारे के सारे फ्रेंड्स जो हैं ये हैं गैर नवीकरणीय। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रिया की मदद से ऊर्जा के अधिक सुविधाजनक रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो फ्रेंड देखिए इसमें क्या करना है, पहले आपको प्राथमिक ऊर्जा लेनी है, उसको क्या करना है, कन्वर्जन करना है, ठीक है, और उसकी मदद से क्या करना है, हमें दूसरे रूप में परिवर्तित करना है। तो फ्रेंड देखिए, तो इसका एग्जाम्पल है द्वितीय ऊर्जा, मतलब सेकेंडरी एनर्जी। प्राथमिक ऊर्जा को हम मॉडिफाई करके क्या करते हैं, सेकेंडरी एनर्जी बनाते हैं, तो वो कहलाती है द्वितीय ऊर्जा या फिर सेकेंडरी एनर्जी। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित मूल्य की एवज में बाजार में उपलब्ध ऊर्जा को व्यावसायिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड देखिए ऐसी कौन सी व्यवसाय का मतलब क्या है, समथिंग रिलेटेड टू मनी, व्यवसाय चल रहा है, तो ऐसी कोई ऊर्जा जिसको हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, या फिर उससे हमें एक व्यवसाय चल रहा है, तो वो कहलाती है वाणिज्यिक ऊर्जा। तो मैं आपको एग्जांपल बता चुकी हूँ, मार्केट में पेट्रोल बिक रहा है, कोयला बिक रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिक रही है, तो ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द वाणिज्यिक ऊर्जा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कमर्शियल एनर्जी, उसको हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा जो एक समुदाय और उसके आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है और जिसका वर्जित बाजार में सामान्य रूप से कारोबार नहीं होता। तो ये भी फ्रेंड्स मैं भी आपको ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ कि ऐसी कुछ एनर्जीज होती हैं जो हम क्या करते हैं, उनका ऊर्जा जो एक समुदाय और उसके आसपास के क्षेत्र में बिक रही हैं, एक समुदाय है या कोई एक क्षेत्र है, वहाँ पर इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, बट नॉट फॉर मनी, नॉट कुछ, तो उसके बाहर के नहीं है, बस उस जगह पे ही अवेलेबल है वो, तो वो कहलाती है फ्रेंड्स गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ऊर्जा स्रोत जो अटूट है उन्हें कहा जाता है। फ्रेंड की बात कर रहे हैं जो अटूट है या जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, या फिर जो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं, अक्षय ऊर्जा उनको बोलते हैं फ्रेंड्स नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे ही नाम इनके ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वह ऊर्जा जिसका उत्पादन उगाया या फिर से बनाया नहीं जा सकता, तो वह कहलाती है गैर नवीकरणीय। जैसे फ्रेंड देखिए फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम्स हैं, ठीक है, अगर आप फॉसिल फ्यूल की बात करोगे तो फॉसिल फ्यूल में जीवाश्म ईंधन में सब कुछ आ जाता है, जो भी आपको अर्थ के अंदर से निकाल रहे हैं, फैच कर रहे हैं वहाँ से। तो फ्रेंड्स देखिए वो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा के। तो बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है विद्युत भार को विद्युत शक्ति में आपूर्ति करने को कहा जाता है। तो विद्युत भार को क्या करना है, हमें विद्युत शक्ति में आपूर्ति करनी है।
तो उसको बोलते हैं विद्युत आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बॉयलर की दक्षता का आकलन करने के तरीके। तो फ्रेंड्स बॉयलर है कोई, ठीक है, तो उसको हम उसकी दक्षता को किस तरीके से आकलन कर सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। तो याद रखिएगा कि बॉयलर की दक्षता को आकलन करने के तरीके हैं प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय की बेहतर ऊर्जा संरक्षण के लिए रणनीतियों की सूची बनाइए। फ्रेंड कोई राज्य है, उसको हमें ऊर्जा संरक्षण उसका अच्छा करना, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, भंडारों का निर्माण करना, ईंधन स्विचिंग की क्षमता में वृद्धि करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का विकास करना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना। तो सारे के सारे रणनीतियां हैं जो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा संरक्षण को बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है बीईई द्वारा शुरू की गई प्रणाली है जो एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों की ऊर्जा दक्षता को निर्धारित करती है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये है स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग में क्या होता है, आप किसी को उसको मार्क स्टार दे दिए जाते हैं, ठीक है, 5 स्टार है, 3 स्टार है, तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है या उसकी किस तरीके से एफिशिएंसी है। तो उसकी एफिशिएंसी पे हम क्या करते हैं, उसको 5 स्टार दे देते हैं, तो ये कहलाती है स्टार रेटिंग, ठीक है। उसमें स्टार बना करके हम रेटिंग देते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हर जगह इसको यूज किया जा रहा है मोस्टली, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी भी संरचना या निर्माण को या संरचना या निर्माण के हिस्से को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इमारत या फिर बिल्डिंग। अब याद रखिएगा कोई भी अगर इस टाइप से करके क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। और इसकी जो PDF है फ्रेंड्स वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ पर ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज का स्तर बदला जाता है, ठीक है, जहाँ पे क्या करते हैं हम ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज का लेवल को अप या डाउन करते हैं, वो कहलाता है सब स्टेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ऊर्जा को उत्पादों से या इमारतों के वातावरण में स्थानांतरित करती है HVAC सिस्टम और प्रशीतन प्रणाली। तो फ्रेंड देखिए HVAC सिस्टम क्या होता है, ये होता है फ्रेंड्स हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनर सिस्टम। इसका काम होता है फ्रेंड्स टेम्परेचर को कूल करना, ठीक है, जिससे कहीं पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स में क्या करते हैं हम इसको लगा दिया जाता है और ये फिर उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर देती है किसी बिल्डिंग की इमारत के। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मशीन या यांत्रिक उपकरण है जिसे तरल को निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ऊपर उठाने या तरल को कम दाब वाला क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कहलाता है पंप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पंपों को वर्गीकृत करते हैं। तो फ्रेंड्स पंप जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, गतिशील पंप और सकारात्मक विस्थापन पंप। तो याद रखिएगा पंपों को जो वर्गीकृत है वो बेसिकली 2 टाइप से किए जाते हैं, एक होता है गतिशील पंप और दूसरे होते हैं सकारात्मक विस्थापन पंप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लंकाशायर बॉयलर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड लंकाशायर बॉयलर का प्रयोग जो है वो फ्रेंड्स किया जाता है चीनी मिलों में या फिर रासायनिक उद्योग में। तो याद रखिएगा जहाँ पे चीनी मिल आ जाए या फिर रासायनिक उद्योग आ जाए वहाँ पे हम कौन सा बॉयलर यूज़ करेंगे, वहाँ फ्रेंड्स हमको यूज़ करना पड़ेगा लंकाशायर बॉयलर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है 1 किलो ऑयल इक्विवेलेंट। तो मतलब 1 किलो ऑयल जो है वो कितने के इक्विवेलेंट होता है, वो होता है फ्रेंड्स 10,000 किलो कैलोरी के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। तो फ्रेंड बताना कि मेट्रिक टन ऑफ ऑयल कितने के इक्विवेलेंट है। तो ये है फ्रेंड 10 इंटू 10 की पावर 6। तो याद रखिएगा तो 10 इंटू 10 की पावर 6। तो फ्रेंड्स और ये है किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वायुमंडलीय वायु घूमती है और सीधे संपर्क संधारित्र बड़ी मात्रा में गर्म पानी को ठंडा करती है। ये किसका काम होता है फ्रेंड्स, ये काम होता है कूलिंग टावर का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलिंग टावर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो कूलिंग टावर हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक प्रवाह शीतलन मीनार या फिर नेचुरल ड्राफ्टिंग कूलिंग टावर्स और दूसरा है मैकेनिकल ड्राफ्टिंग कूलिंग टावर्स, हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक प्रवाह शीतल मीनारें। तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है वायु प्रदूषण में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक योगदान है। फ्रेंड देखिए जो आपका एयर पॉल्यूशन होता है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा उसमें किसकी वजह से होता है। तो फ्रेंड्स वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो पता ही होगा आपको, ठीक है ना। तो वायु प्रदूषण में निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक योगदान है, तो वो है फ्रेंड्स कार्बन
मोनोऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग को चलाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसकी जो प्रमुख ग्रीन हाउस की गैसें कौन कौन सी हैं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो याद रखिएगा ये सारी की सारी जो गैसें हैं एक्सेट्रा और भी बहुत सारी गैसें होती हैं जो क्या करती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को चलाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है ऊर्जा के किसी भी उपयोगकर्ता या ऊर्जा के उपयोगकर्ताओं के वर्ग को कहते हैं। तो वो होते हैं डेजिग्नेटेड कंज्यूमर या फिर नामित उपभोक्ता। ठीक है, तो ऊर्जा के किसी भी उपयोगकर्ता या ऊर्जा के उपयोगकर्ताओं के वर्ग जो अगर होता है तो उसको बोलते हैं नामित उपभोक्ता और डेजिग्नेटेड कंज्यूमर। फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज लोड इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अपॉन पीक लोड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड को कहते हैं। तो फ्रेंड देखिए एवरेज लोड इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, कोई भी एवरेज लोड है किसी टाइम पीरियड का वो, और पीक लोड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड उसको बोलते हैं लोड फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है जो लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है डैश के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स वो कहलाता है पावर फैक्टर टैरिफ। जो लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है डैश के रूप में जाना जाता है तो वो है पावर टैरिफ। पावर फैक्टर टैरिफ जो है वो पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस के प्रकार हैं। तो फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट ये थोड़ा सा एरर हो गई है, टाइपिंग एरर, तो इसको आप कट कर दीजिए डिस्ट्रिक्ट वाले को। ठीक है, अब तो ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस के प्रकार हैं। तो पहला तो है टेक्निकल लॉस और दूसरा है नॉन टेक्निकल लॉस। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस दो ही प्रकार के होते हैं, एक है टेक्निकल लॉस, दूसरा है नॉन टेक्निकल लॉस। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 33 एक ट्रांसफार्मर में नुकसान होता है। तो फ्रेंड कौन कौन से नुकसान होते हैं ट्रांसफार्मर में, तो पता ही होगा आपको, एक तांबे के नुकसान और दूसरे हैं लोहे के नुकसान, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। क्वेश्चन नंबर 34 वह प्रक्रिया जिसमें किसी बंद स्थान के अंदर का तापमान कम किया जाता है तो वो कहलाती है रेफ्रिजरेशन, प्रशीतन। क्वेश्चन नंबर 35 डैश का काम होता है वह रेफ्रिजरेंट के तापमान को कम करता है। तो फ्रेंड ऐसा कौन सा उसमें होता है एलिमेंट जो क्या करता है वो रेफ्रिजरेंट के तापमान को कम करता है। तो फ्रेंड्स वो होता है एक्सपेंशन वाल्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है एक प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा का वर्णन करता है। तो कोई प्रकाश स्रोत है उसके द्वारा जो प्रकाश जो एमिट हो रहा है उसकी जो मात्रा को वर्णन करता है वो होता है फ्रेंड्स ल्यूमिनस फ्लक्स, चमकदार फ्लक्स। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजी सेट की शक्ति आवश्यकता जिसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स उसकी किसी भी डीजी सेट की शक्ति जो निर्धारित की जाती है वो की जाती है अधिकतम लोड के अकॉर्डिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है इमारत के आवरण को पूरे भवन में हवा की आवाजाही की अनुमति देना चाहिए। तो ये किसका है, क्रॉस वेंटिलेशन का है। ठीक है, क्रॉस वेंटिलेशन में क्या होता है, क्रॉस वेंटिलेशन में इमारत का जो भी आवरण को पूरे भवन में हवा की आवाजाही की अनुमति देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है विद्युत भार को विद्युत शक्ति में आपूर्ति करने को कहा जाता है। तो वो कहलाते हैं विद्युत आपूर्ति। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है मोटर पर थर्मल लोडिंग का क्या निर्धारित करती है। तो फ्रेंड्स मोटर पर थर्मल लोडिंग जो है वो मोटर की आयु निर्धारित करती है। तो फ्रेंड्स आज के जो क्वेश्चन थे पार्ट 1 के 40 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो होपफुली वी विल पार्ट 2 कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। बट फ्रेंड्स टाइम से आप मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है, और जिससे कि आपके एग्जाम आपके बहुत अच्छे से हो जाएं। थैंक यू।